हाय एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। तो वी नो कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अब अप्रोच कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू नो कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। सारा साल हमने मेहनत कर ली है, हमें पता है कि हमने पढ़ा है और अब हमने उसको अटैम्प्ट करना है। बट अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते या जितने क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको पूरी तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाते तो इट्स इन वेन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर उसके आंसर्स आते होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम या ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। सो तब बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब आपने सारा साल मेहनत भी की हो और आपके क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह जाएं बिकॉज आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए हो। सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए स्मार्ट प्लानिंग वेयर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये जो स्मार्ट प्लानिंग है ये यूज़ होगी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने, बैठने और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने तक। तो स्टार्ट करते हैं विद एस। एस मीन्स स्टे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहें। और क्या है यहाँ पे एस में? स्पीड अप फ्रॉम द स्टार्ट। हमें स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड ठीक रखनी है। ऐसा ना हो कि शुरू में हम बहुत स्लोली अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर और जब हाफ टाइम हो जाता है तब हम देखते हैं कि अभी तो हमारा बहुत ही सारा पोर्शन अनअटेम्प्टेड है, देन वी स्टार्ट टू पैनिक। इसीलिए हमें क्या करना है, शुरू से ही अपनी स्पीड को अच्छा रखना है ताकि एंड तक जो हमारा पेपर है वो आराम से कंप्लीट हो सके। सेकंड इज स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास स्टेशनरी है, पहले तो ज़्यादा स्टेशनरी लेके जाएं, मीन्स ज़्यादा पेन्स होने चाहिए आपके पास, पेंसिल्स शार्पन्ड होनी चाहिए और एसेसिबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है स्टेशनरी को। जब भी आपको किसी पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है आपको उसको शार्प करने की ज़रूरत ना पड़े बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम पे इवन अ सेकेंड मैटर्स। देन वी कम टू सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन पेपर हमें पहले ही मिल जाता है। अब अगर हम उस क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आते हैं और जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो या ये वाला क्वेश्चन कर लो। दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है आपके पास चूज़ करने का कि आपको उन दोनों और वाले क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो यहाँ पे आता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपने उसको पढ़ लिया, तब आपने वहाँ से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर एक ही बार में क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं तो उनका दिमाग उसी टाइम पे रन करने लगता है और क्या होता है कि वो सारे आंसर्स एक दूसरे के साथ हौच पौच हो जाते हैं एंड एट द एंड जब वो उनको लिखने पे जाते हैं, अटैम्प्ट करने पे जाते हैं तो वो सारा कुछ इंटरमिक्स हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट। तो ऐसे बच्चों के लिए आई सजेस्ट कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको पहले कुछ टाइम दिया जाता है या अगर सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं तो आपने भी पढ़ना है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चॉइस वाले क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर देख लो ताकि बाद में पेपर के दौरान आपको वो चॉइस से चूज़ करने में टाइम ना लगे। नाउ वी कम टू शीट्स। अब वैसे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा शीट्स होती हैं क्वेश्चन पेपर में, एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इवन देन अगर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ रही है तो पहले ही आपने अपने एग्जामिनर, अपने इन्विजिलेटर को बोल देना है एक्स्ट्रा शीट के लिए। ये नहीं कि आप अपनी शीट पे लास्ट पे लाइन लिख रहे हैं देन आप इन्विजिलेटर को बोलते हो बिकॉज मे बी उनको भी टाइम लगे आपको शीट को हैंड ओवर करने में। एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आप अभी पहली ही शीट पे लिख रहे हो और कोई और बच्चा है एग्जामिनेशन हॉल में जिसने और शीट मांग ली है या और शीट मांग ली है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपकी हैंडराइटिंग का फ़र्क हो सकता है या आपके कंटेंट का फ़र्क हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी अप टू द मार्क। देन कम्स एम। एम से क्या है? मार्क अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उस पर हमने पेंसिल से छोटा सा डॉट या कोई भी आप सिंबल रख सकते हैं, उस पर आपने या तो टिक कर ले रहे हैं अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए जा रहे हो उनको टिक करते रहो, या इट्स बेटर टू मार्क द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आपने मार्क करना है। अब जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं या तो हम उनके लिए स्पेस छोड़ देते हैं या क्या करते हैं हम उनको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। सो इट इज़ योर चॉइस, चाहे आप उन क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे स्पेस छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि एंड टाइम तक हमें उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर याद नहीं आता, स्पेस हम ज़्यादा छोड़ देते हैं और उतना
स्पेस हम कवर अप कर नहीं पाते, तो वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है जो हमारा एग्जामिनर होता है पेपर चेक करने वाला उस पर। तो इट्स बेटर कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, जो हमें क्वेश्चंस नहीं आते, उनको हम जाके लास्ट में अटेम्प्ट करें। देन कम्स मार्क क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली। अब इसमें क्या है कि अगर हम कोई क्वेश्चन जो हमने पहले अनअटेम्प्टेड छोड़ा, अब अगर हम उसको लास्ट में अपने आंसर शीट के लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन के नंबर्स को एग्जैक्टली मार्क करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंसर्स तो ठीक होते हैं, बट जो क्वेश्चन नंबर होता है, लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 2 है और अगर हम वहाँ पे लिख रहे हैं आंसर नंबर 3, जबकि वो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का ही, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द पेपर चेकर। तो ऐसा नहीं करना है, हमने करेक्टली क्वेश्चन और उसका आंसर को मार्क करना है। देन कम्स ए, एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, आप उसको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करो? आपको सेक्शन ए पहले आता है, सेक्शन बी पहले ज़्यादा आता है, सेक्शन सी ज़्यादा आता है, आपको उसमें से कितना पेपर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। अगेन मैं यहाँ पे वही सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे अचानक से सारे क्वेश्चंस को देख के हौच पौच इंटरमिक्स कर देते हैं आंसर्स को, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी वो एक आधा सेक्शन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार MCQ क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो गए हैं इन द पेपर पैटर्न। देन कम्स अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊँगी। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया, अब वहाँ पे आपको पता लग गया कि सेक्शन ए, बी, सी और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा वेटेज, मीन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जो आपको आते हैं। वहाँ से आती है आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। ऑल्सो जो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है वो आपकी आ सकती है बिफोर द एग्ज़ाम। हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं, उसमें सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे हमने अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि हम कैसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। हम पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन कौन सा पोर्शन, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। देन कम्स आर, रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इतने से इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के हैं, इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के हैं, चॉइस किस किस क्वेश्चन में है, सब कुछ गिवन होता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज फिर जब आप आंसर्स अटैम्प्ट करते हो आंसर शीट पे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो वो कितने मार्क्स का है। देन कम्स रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आंसर आता है, बट हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो अगर हमारे पास कोई 2 और वाले क्वेश्चंस हैं, क्या पता हमने वो और रीड नहीं किया और दोनों ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए, तो उसमें से तो एक ही क्वेश्चन के हमें मार्क्स मिलेंगे। या क्या होता है, कभी कभी हमें दिया होता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और वहाँ से हम इन को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और जो आंसर टिक कर देते हैं वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली बहुत ही सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स में अगर हम एक में कोई ट्रू या फॉल्स को ना पढ़ें तो मीन्स बहुत ही बार ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं या गलत रीड ही कर लेते हैं और उस हिसाब से अपने आंसर्स लिखाते हैं। और मेहनत हमने उतनी लगाई, टाइम भी हमने उतना लगाया, हमें लगा कि हमने पेपर अटैम्प्ट बहुत अच्छे से किया है, बट इट गोज़ इन वेन। देन कम्स टी, दैट इज़ टाइमली अराइवल। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम टाइम पे पहुंच जाएं एग्जामिनेशन हॉल में। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में हम पढ़ते रहते हैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक कि लास्ट कॉल नहीं आ जाती कि इसके बाद एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसी टाइम पे टाइमली अराइवल करना है। टाइमली अराइवल से क्या होता है कि हम रिलैक्स्ड रहते हैं, पहली बात तो। उसके बाद क्या है, हमें टाइम मिल जाता है अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि ठीक है अब हमें 3 आवर्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, एंड माइंड उस टाइम पे रिकॉल करता रहता है जो जो उसने पढ़ा। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा कूल डाउन हो सकते हैं कि अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, ना ही हमारे हाथ में बुक्स है, ना ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर हैं। बुक्स बाहर छूट गई, क्वेश्चन पेपर अभी हमें मिला नहीं है, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन रिमेनिंग रिलैक्स्ड। सो टाइमली इंटरवल इज अराइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स टाइम एलोकेशन। अब ये टाइम एलोकेशन भी आप पेपर से पहले कर सकते हो या पेपर शुरू होने से पहले, मींस या तो बोर्ड में बैठने से पहले ही, जैसे अभी हमारे पास जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है
तभी जब हमारे पास सैम्पल पेपर्स आ गए हैं या जब हमारे पास वो 10 to 15 मिनट्स हमें मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, तब हमें डिसाइड करना है टाइम एलोकेशन। मींस हम एक सेक्शन पे कितना टाइम लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सेक्शंस हैं और हमें पता है हमें 180 मिनट्स मिलते हैं, तो हमने ऑलरेडी अपने टाइम को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि लास्ट पे हमारे पास 20 या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाएं। मींस हमें थोड़ा एडवांस में चलना है, ठीक, ताकि वो जो एक्स्ट्रा टाइम हमने रखा है, अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जैसे डिस्टर्बेंसेस होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो 15 मिनट्स हमारा सारा कुछ कवर अप कर दें। इसीलिए टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन को एलोकेट करो टाइम कि ये सेक्शन को मैंने इतने टाइम में करना है, चाहे वो सेक्शन आप पहले अटैम्प्ट करो चाहे वो सेक्शन आप लास्ट में अटैम्प्ट करो, बट उसका एक टाइम रखो कि हाँ हमने ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है, इसको इतना ही टाइम देना है। एंड इसके लिए यू हैव टू कैरी वॉचेस विद यू, या कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में भी वॉच लगी होती है। अगर वॉचेस अलाउड हैं तो इट इज़ बेस्ट टू कैरी योर ओन रिस्ट वॉच। देन कम्स प्लानिंग। स्मार्ट तो हमने कर लिया, अब कम्स प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स आउट हैं बोर्ड्स के, 10th बोर्ड्स के भी +2 बोर्ड्स के भी, तो वो सैम्पल पेपर्स को देखो, उनमें देखो कि क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने सेक्शंस हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो। प्रॉपर बैठो पेपर देने के लिए, वो जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको पेपर देने के लिए बैठो, देखो कि आपको कितना टाइम लगता है उस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। पहला पेपर ऐसे ही अटैम्प्ट करो, सैम्पल पेपर जो फर्स्ट है उसको ऐसे ही अटैम्प्ट करो और देखो कि क्या आप 3 आवर्स में आराम से अटैम्प्ट कर पा रहे हो। सेकंड सैम्पल पेपर जो है वो एक स्ट्रैटेजी के साथ जाओ कि जो हमारा सेक्शन ए है उसको इतना टाइम देंगे, बी को इतना टाइम देंगे, सी को इतना टाइम देंगे। जो थर्ड सैम्पल पेपर है उसमें डिसाइड करो कि कौन सा सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करोगे, कौन से सेक्शन को बाद में अटैम्प्ट करोगे। वैसे ये जो स्कीम है ये मैटर करती है जब हम क्वेश्चन पेपर को जाके एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, बिकॉज तभी हमें पता लगता है कि कौन सा सेक्शन हमें ज़्यादा अच्छे से आता है। तो जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स वाली चीज़ है वो हम अभी से ही कर सकते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे। देन कम्स पेपर प्रेजेंटेशन। अब अगर हमें सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, बट अगर हमें उसको प्रेजेंट ही नहीं करना आता तो हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने तो लिखा सारा कुछ था बट मुझे इसमें मार्क्स नहीं मिले। तो उसका रीज़न है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में ना लिखो, और क्या है लाइन छोड़ो हर क्वेश्चन के बाद, बहुत ज़्यादा जो टाइनी और कंजस्टेड सी हैंड राइटिंग होती है वो मत करो। जब हम बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चंस है 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, उनकी एक प्रॉपर जैसे लेंथ हम बनाते हैं। जब हम बहुत छोटी हैंड राइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी लेंथ भी नहीं बन पाती क्वेश्चन की, एंड ऑल्सो जो एग्जामिनर है जो हमारा एग्जाम चेक करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस हैंड राइटिंग को पढ़ना, इतने ज़्यादा बारीक बारीक। अब ओवरनाइट तो हैंड राइटिंग चेंज नहीं हो सकती, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, मतलब थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि थोड़ा सी स्पेस देते रहें जो हम लिख रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा बड़ा लिखें, बहुत बड़ा भी नहीं, और थोड़ा खुला खुला लिखें, स्पेस हो हमारे वर्ड्स में। देन कम्स लीव नो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। अब या तो हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की स्पेस छोड़ रहे हैं या उनको लास्ट में कर रहे हैं, जो भी करो, पर जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, जो आपने लास्ट के 15 मिनट्स रखे हैं, अगर उन 15 मिनट्स में आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप पेपर को रिवाइज भी कर चुके हो और आपके सारे क्वेश्चंस जितने आपको आते थे आप अटैम्प्ट भी कर चुके हो, तो कोई भी क्वेश्चन एज सून एज यू हैव टाइम, एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम, जब तक आपके पास टाइम है तब तक कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। उसके बारे में जो आता है वही लिख दो, कुछ नहीं आता तो भी जो भी उस टॉपिक के साथ साथ आपको लगता है कि मैच कर सकता है वो लिख दो। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो, बिकॉज यू नेवर नो कि जो आप लिख रहे हो, जो आपके माइंड में डाउट है कि पता नहीं ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपको उसमें हाफ मार्क्स भी मिल जाता है और अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते, ऐसे बहुत सारे आंसर्स आप अगर लिख देते हो, तो मे बी अगर आपको उसमें 0.5 मार्क्स भी मिल जाता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन कम्स एल, लेंथ ऑफ द आंसर। कोई भी हमें जो हमारे आंसर्स हैं 1 मार्क आंसर्स हैं,
1 मार्क क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स, 2 मार्क क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें ये नहीं करना कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स क्वेश्चन है, हमें कोई आ गया, उसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेपर में वो सारी डिटेल दे देनी है। नो, वी हैव टू कंसिडर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हमें उसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही अटैम्प्ट करना है, बिकॉज अगर हम ओवर अटैम्प्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वो दूसरे क्वेश्चन के टाइम को खा जाएगा। वो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम फिर टाइम उतना एलोकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ही इतना ज़्यादा लेंथी बना देते हो, इतनी ज़्यादा उसकी लेंथ कर देते हो कि जब तक आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हो तब तक आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। चाहे आपको वो क्वेश्चन आता भी है पर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको प्रॉपर 5 मार्क्स वाली लेंथ दे सको या 5 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर सको, तो वो जो 2 मार्क्स पे आपने इतनी मेहनत, इतना टाइम लगाया, दैट इज़ वेस्ट। उसमें आपको 2 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप उसमें जितनी मर्जी लेंथ बना दो। देन कम्स ए, हमें अवॉइड क्या करना है? अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग तो हमें बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड करनी है। जिनकी तो इंग्लिश फ्लुएंट है उनका तो साथ के साथ सेंटेंस बनता जाता है और वो लिखते जाते हैं, बट जिनके इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा सोच के लिखते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें ये रहता है कि चाहे जो भी हो, ओवर राइटिंग ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। एंड स्पेशली अगर कुछ गलत हो गया है तो वो जैसे कभी कभी हम करते हैं ना, पेन से पूरा ऐसे 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 ब्लैक कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट एक लाइन खींचो इन द मिडल ऑफ द जो भी आपने लिखा है, जैसे वर्ड लिखा है उसके सेंटर पे ऐसे लाइन खींच दो, बस दैट्स इट। पता लग गया है एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, कि ये जो वर्ड है ये बच्चे ने गलत लिखा है। उसको स्पेशली ऐसे हाईलाइट नहीं करना बिल्कुल भी। और क्या करना है यहाँ पे, हमें अवॉइड ब्रेक्स। जैसे हम ब्रेक ले लेते हैं पानी पीने के लिए या फॉर अदर पर्पसेस, नो, एग्जामिनेशन टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों में वेस्ट कर सकें। पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले ही आपने जो भी करना है सारा कुछ पानी वगैरह पी लो अच्छे से। उसके बाद 3 आवर्स यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन एंड ऑन द आंसर्स। उसके बाद आपको कुछ भी और वहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। 3 आवर्स के बाद तो आपको ब्रेक मिल ही जानी है। देन कम्स नो हरी। कभी भी हमें पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी। हमें पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना है, टाइम से बहुत पहले नहीं। हम 3 आवर्स के पेपर को 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि 3 आवर्स का पेपर हमारा 3 आवर्स में ही कंप्लीट हो। तो उसके लिए हमें कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे या क्वेश्चन का नंबर गलत लगा देंगे। क्वेश्चन कोई और होगा, आंसर का नंबर कोई और लगा दिया, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो जल्दबाजी में क्या होगा, जितना लिखना चाहते हैं उतना लिख भी नहीं पाए, जो लिखना चाहते थे वो भी नहीं लिख पाए, माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई, पैनिक किए, सो अलग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तब होती हैं जब हम जल्दबाजी करते हैं। रिलैक्स रहना है हमें, बिल्कुल भी पैनिक भी नहीं करना है। देन नो ओवर रिकॉलिंग एट वंस। अब सपोज कि जब आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, आपको लगा कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर आता है, बट अब जब आप उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं आ रहा। आप कोशिश कर रहे हो, नहीं याद आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही सारा टाइम, जब तक हमें वो क्वेश्चन याद आता नहीं है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड ही नहीं करना। नो, ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ी देर रिकॉल करने की कोशिश करो, फोकस्ड होके, अपनी आइज क्लोज करके, ईयर्स क्लोज करके, ट्राई टू फोकस कि हाँ वो मेरे उस पेज नंबर पे, नोट्स के उस पेज पे, यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी। होता है ना कभी कभी जब हम बहुत ही बार रिवीजन कर लेते हैं अपने नोट्स की या किसी चीज़ की, तो हमारे आइज में एक इमेज आ जाती है कि हाँ इस पेज पे, इस साइड पे, इस जगह पे, इस कलर के पेन से मैंने वो नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने इसका आंसर लिखा था। बट अगर फिर भी वो रिकॉल करने पे आपको रिकॉल नहीं हो रहा, लीव दैट क्वेश्चन, उसकी स्पेस छोड़ दो या वो क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट उस क्वेश्चन को दिमाग में ज़रूर रखो। मीन्स जो माइंड है वो हमारा एक कोने पे उसके चलता रहे कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे रिकॉल करना है, करना है, करना है। बट ये नहीं है कि उसको रिकॉल करने के सिलसिले में हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनका टाइम वेस्ट कर दें, जो पेपर है उसका टाइम हमारा गुजरी जाए। देन क्या है, नेवर स्किप यूनिट्स। अब अगर हम यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में
कभी भी यूनिट्स को स्किप मत करो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको सारा क्वेश्चन आता है, आपने उसका सारा आंसर भी अटैम्प्ट कर दिया है, आपको जो आंसर निकला है वो भी ठीक है, बट वहाँ पे आप यूनिट्स लगाना भूल गए हैं, तो सिर्फ यूनिट का ही हाफ मार्क्स या कितने मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है, तो हाफ करके कितने ही मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं. सो यू हैव टू नेवर स्किप द यूनिट्स. देन आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नेगेटिव एलिमेंट्स. ये बहुत ही एक जो है बड़ा एस्पेक्ट है. जब हम एग्जामिनेशन में हॉल में होते हैं तो बहुत ही सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन हॉल में कितने ही सारे बच्चे हैं, कभी किसी बच्चे ने पानी पीने जाना है, कभी किसी बच्चे को शीट चाहिए, कभी कोई बच्चा साइन कर रहा है, ठीक है, कभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं. सो यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस. आपके पास और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है इग्नोर करने की बजाय. फोकस्ड रहो. हाँ, जो इन्विजिलेटर जो इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, वो आपको ज़रूर सुननी है. अगर वो इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो इंस्ट्रक्शंस को एक बार में नहीं सुनते, अपने पेपर में बिजी होते हैं, तो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बार बार इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हैं. तो हमें क्या करना है, अगर हमने एक बार वो इंस्ट्रक्शन को सुन लिया है तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी वो इन्विजिलेटर वो वाली प्रॉपर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर हमें उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना. हमने उसको एक बार सुन लिया, अब हम अपना पेपर कर रहे हैं. एंड उसके बाद अगर कोई और भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो जाता है क्लासरूम में, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू इट. आपको अपना पेपर करना है until and unless there is some emergency. Then comes N, never give up early. Now कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हमने अपना क्वेश्चन पेपर देखा, हमने जितने आंसर्स करने थे कर लिए. अब या तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख के हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो सारा ही आता है, या क्या होता है हम बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता. तो क्या है, नेवर गिव अप. कभी भी गिव अप नहीं करना. अब वो जो आप 3 आवर्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वो 3 आवर्स अब आपके हैं. उस टाइम पे आपने कुछ और तो करना नहीं है, ना ही कोई मोबाइल यूज़ करना है, लैप यूज़ करना है, ना कोई मूवी देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ एक ही काम है आपके पास, पेपर को अटेम्प्ट करना. तो उस टाइम पे आपने लास्ट मोमेंट तक 3 आवर्स ही आपने यूटिलाइज करने हैं. लास्ट मोमेंट तक आपको जिस भी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी याद आ रहा है वो आप लिखते जाओ. देन कम्स नेवर मेक कंपैरिजन. अब क्या है, कोई बच्चा है उसने एक्स्ट्रा शीट ले ली, आपकी अभी एक भी शीट कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको लगने लग जाता है कि इस बच्चे को तो बहुत आता है, इसने एक्स्ट्रा शीट भी ले ली, मेरी तो अभी एक भी शीट कंप्लीट नहीं हुई. तो यू डोंट हैव टू मेक कंपैरिजन, ना ही शीट के मामले में, ना ही ये कि कभी कभी अगर आपकी किसी और की शीट पे नज़र पड़ जाती है, या अगर आपको पता लग जाता है कि वो जो बच्चा है वो इस क्वेश्चन पे पहुंच चुका है और मैं तो अभी इसी क्वेश्चन पे हूँ. नो, यू डोंट हैव टू कंपेयर. हो सकता है कि उसने जो पेपर स्टार्ट किया हो वो एक अलग सेक्शन से स्टार्ट किया हो, आप एक अलग सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी हो. अब जो आप पेपर कर रहे हो दोनों वो अलग अलग है, आप उसका पेपर और वो आपका पेपर तो कर नहीं सकता. सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कंपैरिजन. देन है कि कंपैरिजन, जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, मैंने इतने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया, मैंने इतने का अटैम्प्ट किया, मेरा ये क्वेश्चन ऐसे किया, अरे ये तो गलत हो गया. ये सारी चीज़ें ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें डिमोटिवेट नहीं करती तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करो, बट इन चीज़ों के कंपैरिजन में नहीं आ जाना. उसके बाद क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ों को खुद पे एडवर्सली इफेक्ट होने देते हैं, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमने जो अपना आउटपुट देना है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसका आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि मेरा वो पेपर का ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया. सो अगर तो आप उन बच्चों में से हो जो क्वेश्चन पेपर को बाद में आंसर्स को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब तो जो होना था हो गया, क्वेश्चन पेपर तो जो मैं अटैम्प्ट करना था मैंने कर दिया, अगर तो आप उनमें से हो तो वेरी गुड, कंपेयर करो, बाहर आके जो मर्जी करो. बट इफ़ यू आर ऑफ द वंस जो अगर बाहर आके सोचते हैं कि नहीं मेरे फ्रेंड के तो इतने बन रहे हैं, मेरे तो इतने बन रहे हैं, तो मत करो. ठीक, डू नॉट मेक कंपैरिजन एवर, बिकॉज कभी भी कुछ भी कंपैरिजन से होने वाला नहीं है. वैसे भी बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट सोलली डज नॉट डिसाइड कि आपका फ्यूचर कैसा होगा. सो यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स ऑन एनी बेसिस. देन कम्स
जी, गो थ्रू द आंसर शीट। नाउ जब आपने पूरा अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कर लिया है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई, उसके बाद जो 15 मिनट्स आपके पास बचे, उन 15 मिनट्स में आपके पास अब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप क्या करना चाहते हो। या तो आप उन 15 मिनट्स में क्या करो कि अपना जो पेपर है उसको प्रेजेंट करो। मीन्स क्या है, हर जो आंसर अटेम्प्टेड है उसके नीचे लाइन लगा दो, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स आपने, जो आपको लगता है कि आपके आंसर को इन्हेंस कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। बट ये सारी चीज़ें, ये जो पेपर को हमने सजाना है, ये सारी चीज़ें हमने तब करनी है जब हम बाकी सब कुछ कर चुके हैं। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो भी कुछ रिकॉल करना था वो कुछ रिकॉल कर चुके हैं। मीन्स अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये हमें तब करना है। वो जो 15 मिनट्स हैं उनमें हमने अपने आंसर्स को एनालाइज करना है, गो थ्रू करना है अपनी आंसर शीट को। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम लिखना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और देते हैं। या स्पेशली इन केमिस्ट्री क्या होता है, एक बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड्स बन गए, या कहीं पे एक्स लगाना है, एच लगा दिया, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं जो जब भी हम पेपर को रीचेक करते हैं एक आधी हमें ज़रूर ही मिलेगी अपनी आंसर शीट में। सो ऑलवेज गो थ्रू योर आंसर शीट। तो ये जो हमारी स्मार्ट प्लानिंग है ये हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी अगर हम अपने बोर्ड्स को इस हिसाब से प्लान करें, शुरू से लेके, अभी से लेके अपने प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। टाइम एलोकेशन करें कि हमने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और एंड में 15 मिनट्स ज़रूर स्पेयर रखने हैं ताकि अगर इन्विजिलेटर डिस्टर्बेंसेस या कोई और डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो हम उसको उस टाइम पे हमारा वो टाइम कोप अप हो सके। और जब भी हमने एक एक्स्ट्रा आंसर शीट लेनी है तो वो जो एक फॉर्म सा फिल करवाते हैं वहाँ पे हमने अपना आंसर शीट नंबर याद से और वहाँ पे अपने साइन ज़रूर करने हैं। सो ये जो स्मार्ट प्लानिंग है, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको असिस्ट करता है ड्यूरिंग योर बोर्ड्स तो इट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट जो है आपके फेवरेबल रहा, आपको फेवरेबल रहा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड्स एग्जाम्स। स्टे कनेक्टेड।